हमारे जनप्रतिनिधि की हैसियत नहीं थी, कि क्षमता नहीं थी कि ये सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। लेकिन मात्र एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसने भगवान तक से झूठ बोलने का काम किया। आप चिकित्सा के लिए जाइए, दवाएं नहीं। विश्वविद्यालय पर इनका जुबान नहीं खुलती है। भौरीगंज से होते हुए परसपुर बालपुर होते हुए कांवड़ यात्रा निकलनी है, उस मुख्य मार्ग पर आज राबिश डाली जा रही है। मार्गों के निर्माण की स्थितियाँ क्या हैं? आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? आप विद्यालय बंद करने पर वोट मांगेंगे या कंपोजिट मधुशाला खोलने पर वोट मांगेंगे? स्मार्ट सिटी आपको नहीं दिख रही है, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिख रहा है, भारत का काला धन नहीं दिख रहा है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से यात्रा करता नहीं दिख रहा है। अब प्रदेश का मुखिया एक भाषण में खड़ा होता है और कहता है कि एक अराजकता हुई, मैंने पुलिस से कहा पीटो सालों को। ये प्रदेश के मुखिया की अगर भाषा है तो गुंडों माफियाओं की क्या भाषा होगी? तो धर्म की राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं अशिक्षित होना पहली प्राथमिकता है, तभी धर्म की राजनीति में आप उलझेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तब हो। आपको 400 रुपये में गैस सिलेंडर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। आपको डीएपी की बोरी 450 रुपये में चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। आपको रोजगार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। क्योंकि विपक्ष में जो जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार में आने के बाद उन मुद्दों पर बात भी करना नाकाफी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होगी तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। प्रधानमंत्री जी का बच्चों से मिलने का वीडियो आप देखिए, बच्चों पे अजीब सवाल कर रहे हैं। एक सिक्का उठा के प्रधानमंत्री जी बच्चे के यहाँ चिपकाते हैं, पीछे से हाथ मारते हैं। अरे अजीब तरीके हैं। और फिलहाल वही है कि चाय बेचने वाले को चाय का खाली गिलास हिसाब करना चाहिए था, उसको सत्ता आप दे दोगे तो अव्यवस्थित हो जाए। अपने भाषणों में कह रहा है कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, 40 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ। अपने ही भाषण में कह रहा है कि मैं अमेरिका के 35 से 40 दौरे कर चुका था, जब मैं नेता भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था। ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये विश्वविद्यालय भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन हमारी पार्टी में सरकार बनी, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस दिन गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा, बनेगा, बनेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी इस वक्त गोंडा जिले के सबसे धुरंधर और दिग्गज, लोगों की बात सुनने वाले, बूढ़े बुजुर्गों को समझने वाले दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने इनकी मेहनत को देखा, इनके हुनर को तराशा, और जब ये लगा पार्टी को कि नहीं ये सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं प्रदेश में प्रदेश सचिव के पद के लिए, तो इन्हें बुलाया गया और इन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी गई। जब से वो जिम्मेदारी सौंपी गई है तब से ये दिन रात चौगनी दुगनी चौगनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार। अभी आप प्रदेश में मैं देखता हूँ एक्टिव रहते हैं, गोंडा की राजनीति में सक्रिय हैं। गोंडा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? गोंडा की राजनीति को गोंडा के कुछ लोगों ने इसको चारागाह बना दिया। ये पदों का दुरुपयोग करते हैं और पदों को मूलभूत जो ज़रूरत है उससे हटा के राजनीति करते हैं। गोंडा के दोनों महानुभाव जो गोंडा के 2 राजनीतिक घरानों में बैठे हुए हैं, दोनों को जनता के मुद्दों से ज़्यादा अपने मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत समझते हैं। अच्छा, गोंडा जैसे पिछड़े जिले के विकास को लेकर आप कौन कौन से ठोस कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि गोंडा को पिछाड़ा गया है, पिछड़ा नहीं था। गोंडा रामचरितमानस लिखने वाला जिला, गोंडा महर्षि पतंजलि, पारस ऋषि, चमन मुनि जैसे विद्वान देने वाला जिला है। तो गोंडा किसी भी स्थिति में पिछड़ा नहीं था। राजनीतिक कारणों से गोंडा पिछड़ा, और इसका कारण वर्तमान के और कुछ पूर्व के भी राजनीतिक लोग ऐसे रहे जिनके कारण वो राजनीति वहीं सीमित कर रह गई और सरकारी योजनाएं उनके अगल बगल घूम के दम घुट गई। आपने कहा गोंडा पिछड़ा नहीं से पिछाड़ा गया है, तो क्या इसको पिछाड़ने में सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है या फिर उन नेताओं का हाथ है जो यहाँ पर अभी आसीन है पद पर? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा धन उगाही के चक्कर में रहता है। ब्यूरोक्रेट बहुत रियर स्थितियों में ईमानदार होता है। भारत का जब संविधान लिखा गया तो डेमोक्रेट ब्यूरोक्रेट को जोड़ के इसलिए लिखा गया कि जनता के सामने हर 5 साल पर नेता अपना जवाब देगा। जवाब देने जाएगा तो उसके पास कुछ योजनाएं होनी चाहिए, कुछ भविष्य की, कुछ जो पूरी की गई हैं वो। लेकिन गोंडा के नेताओं ने जवाब देने की जगह पे उसे फर्जी तरीके के कार्यों में, वादों में उलझाने का काम किया और ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक साझा समझौता करके, अघोषित समझौता करके गोंडा को पिछाड़ने का काम किया। अच्छा, यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? आए दिन कभी जिला अस्पताल पर आरोप लगते हैं और स्वास्थ्य को लेकर के कई लोग ऐसा भी कहते हैं यहाँ पर तमाम दवाइयाँ एक्सपायर हैं, जो डॉक्टर हैं वो लापरवाह हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो तमाम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है। प्राइवेट ज़्यादा है यहाँ पर, सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय है वो भी गोंडा से उठ करके अलग दूसरी जगह चला जाता है। देखिए, विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने बड़े संघर्ष किए, 2 बड़ी पदयात्राएं की। जिस स्थान पे विश्वविद्यालय बनना है, डोमा कल्पी से लेकर हम परसपुर तक
उस चिलचिलाती गर्मी में हज़ारों लोगों के फोटो आपको उपलब्ध करा देंगे, हज़ारों लोगों को लेकर पदयात्रा की। परसपुर जो हमारे शहीद हैं उनका स्मारक के नाम पे जो ब्लॉक खंड है, वहाँ से फिर यात्रा उठा के अगले चरण में कर्नलगंज मुख्यालय तक लेके गए। तमाम स्तर से जिससे जन जागरूकता हो सके उस सब मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया और जागरूक करने का कार्य किया। तमाम साथियों ने, शिवम ने और नीरज जी ने, तमाम साथियों ने विश्वविद्यालय की मांग को रखी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि की हैसियत नहीं थी, कि क्षमता नहीं थी कि ये सरकार के खिलाफ एक शब्द बोले, ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। ये मनोनीत नहीं थे, ये दिल्ली और लखनऊ से तय होने वाले सांसद विधायक नहीं थे, एक गोंडा के 14-15 लाख वोटरों द्वारा तय किए गए सांसद विधायक थे। लेकिन इनकी जो भावना थी 15 लाख वोटरों को, इसको घुटने का काम अगर गोंडा के जनप्रतिनिधियों ने किया है तो उसका परिणाम आपने देखा होगा कि 24 के चुनाव में किस तरीके से भुगतना पड़ा। सीटें निकल गई। केंद्रीय मंत्री जी जो आज भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 50,000 के करीब पहुंच गए। कुछ कारण थे जिससे वो नहीं पहुंच हुए ही। कैसरगंज सांसद जी की जो स्थिति आपने देखी कि कितने वोटों का अंतर होने के बाद 19 दिन में लड़ने वाला प्रत्याशी कितने वोटों की संख्या को कम करता चला गया। प्रदेश में जो स्थिति बनी वो आपने देखी। तो गोंडा के लोगों के कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है और ये विश्वविद्यालय भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन हमारी पार्टी में सरकार बनी, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस दिन गोंडा में विश्वविद्यालय बनेगा बनेगा बनेगा। अच्छा, आपने एक नाम लिया अभी शिवम का, तो क्या लगता है उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आपको लगती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो राजनीतिक है, वो सब कुछ निस्वार्थ है? देखिए, निस्वार्थ शब्द जो है ये गलत है। हाँ। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कोई चीज़ें निस्वार्थ नहीं होती हैं। किसी भी कार्य योजना के पीछे पीछे कोई ना कोई योजना होती है। और निस्वार्थ जो है माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उससे भी वो आगे अपेक्षा रखती है कि बड़ा हो जाएगा और हम बुजुर्ग होंगे तो हमारी सेवा करेगा, हमारी देखरेख करेगा। इससे वो देखरेख करती है और उसको बड़ा करती है। तो कहीं ना कहीं कोई उनका उद्देश्य होगा। फिलहाल हमारी उनकी बात नहीं हुई है कि क्या उद्देश्य है। अच्छा, उनके काम को देखते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो ठीक है, जन मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उनका नाम लिया। क्योंकि वो हमारे कोई संगठनात्मक लोग नहीं हाँ, हैं, बिल्कुल। हमारे संगठन के लोग नहीं हैं, लेकिन चूंकि वो जनता की बात कर रहे हैं इसलिए हमने उनका नाम लिया। और विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था और काफ़ी बच्चों से मिलकर जन जागरूक करने का काम किया। अच्छा, यहाँ के सांसदों और विधायकों का जो प्रदर्शन है वो कैसे देखते हैं आप? कितना अच्छा है या कितना खराब है? सांसदों का प्रदर्शन तो आपको अभी बताया कि 24 में आपने देखा किसी तरीके से सीट बची है, और विधायकों का जो हश्र होने वाला है वो आप देखिएगा। प्रदर्शन किस तरीके से खराब है, आप चिकित्सा के लिए जाइए, दवाएं नहीं हैं। विश्वविद्यालय पर इनका जुबान नहीं खुलती है। परसपुर से भौरीगंज से होते हुए बालपुर होते हुए कांवड़ यात्रा निकलनी है, उस मुख्य मार्ग पर आज राबिश डाली जा रही है। मार्गों के निर्माण की स्थितियाँ क्या हैं? आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? आप विद्यालय बंद करने पर वोट मांगेंगे या कंपोजिट मधुशाला खोलने पर वोट मांगेंगे? ये किस बात को लेकर वोट मांगेंगे? ये धर्म की बात फिर करेंगे, ये जातिगत बात फिर करेंगे। और इस पर अब जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। 27 में ईश्वर ने साथ दिया और जनता का मूड जो है अगर यही रहा तो गोंडा में मैं कह रहा हूँ कि खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया मधुशाला का और तमाम स्कूलों का, क्या लगता है कि जिस तरीके से जगह जगह ये मधुशालाएँ खोली जा रही हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और दूसरी एक आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो भी निकल कर सामने आ रही है पीडीए पाठशाला की, जिसमें ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये एआई के ज़माने में कूटरचित है कि ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ाया गया। पीडीए का मतलब पिछड़ा से ही नहीं है, पिछड़ा एक जाति का भी होता है और एक समाज का भी पिछड़ा होता है। तो हम पिछड़ों की बात कर रहे थे कि जो पिछड़ गया है किन्हीं कारणों से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से पिछड़ गया है। जो विद्यालय थे वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। गरीब हर जाति में होता है। जातिगत जिस बात कर रहे हैं आप, जिसको एफ आर अखिलेश नहीं पढ़ाया जा रहा था, ये जिस तरीके से भ्रमित करने का काम किया जाता है। तो क्या वो जो वीडियो वायरल हो रही है वो सारी एआई वीडियो है? तमाम जगह तोड़ मरोड़ किया जाता है और किसी हो सकता है जन नेता का उसी भावना में वो कह गया हो, अगर कोई कह गया हो तो व्यक्तिगत राय है, उसको मुद्दा बनाने का काम नहीं है। और दूसरी चीज़, जब आप काम अपना सही से नहीं करेंगे तब हमारे लोग उसको करेंगे। आपने विद्यालय बंद किया तब हमने पीडीए विद्यालय खोला। अगर आपके प्राइमरी बंद करने का निर्देश नहीं आया होता तो हमको पीडीए खोलने की आवश्यकता क्या थी? सही बात है। अच्छा, गोंडा में तमाम सारे नेता हैं, तमाम सारे इतिहासकार रहे हैं, अदम गोंडवी जैसे लोगों की ये भूमि है और पतंजलि जैसे ऋषि की ये भूमि है। किन्हें आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? किससे आप सीखना चाहते हैं या सीखते हैं? अदम जी से हम सीखते हैं, क्योंकि अदम जी की जो भी रचनाएं रहीं, जो भी कृत्य रहा, वो बड़े ही आम लोगों से जुड़ा हुआ रहा। और अदम कहने का साहस सिर्फ अदम जी को ही हुआ। अदम मतलब कि कोई दम नहीं है, और स्वयं जीवित व्यक्ति अपने आप को कह रहा हो कि कोई दम नहीं है, तो वो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था के बाद जो व्यवस्था बनी उसमें आम लोगों की
की वैल्यू कुछ नहीं बची थी, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए आदम जी ने स्वयं को अदम कहा। तो वहाँ से सीखने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि गोंडा में लगातार जो भी छात्र हैं, जो युवा कह सकते हैं, सब धीरे-धीरे बाहर जा रहे हैं। और जो किसान हैं, जो पहले यहाँ अपना घर सँभालते थे, परिवार सँभालते थे, अपनी जीविका किसी तरह चलाते थे, अब वो भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गोंडा का विकास हो रहा है। तो अगर विकास हो रहा है तो ये सब लोग बाहर क्यों जा रहे हैं छोड़ कर के? चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो और चाहे वो रोज़गार के मामले में हो। वैसे ये प्रश्न आपको सत्तासीन से पूछना चाहिए, आप इसे कैसे सत्ता देखते के हैं? लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन अभी आदम जी का नाम आया, आदम जी ने एक शेर लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो ये दावा जो विकास हो रहा है ये किताबी है और ये आंकड़े झूठे हैं। हाँ। परिणाम आपके सामने है कि नौजवान बेकार है, किसान को समय पे डीएपी नहीं मिली, किसी तरीके से उसने अगर खेत की रोपाई कर दी तो उसकी बढ़वार रोकने के लिए यूरिया नहीं मिल रही है। और कृषि मंत्री जी का बयान आ रहा है कि यूरिया की पूरी खेप उपलब्ध है, कोई किल्लत नहीं है किसी कोई तरह की। किल्लत नहीं है। गोंडा के जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं कोई किल्लत नहीं है। अगर किल्लत है नहीं तो यूरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? यूरिया का उपयोग खेत में किया जाता है। डीएपी हो सकता है किसान 10 किलो की जगह पे 15 किलो डाल दे। अच्छा, लाइनें बहुत लंबी-लंबी लगती हैं। एक तरफ सरकार और ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से प्रशासन ने दावा करता है कि नहीं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी तरफ लाइनें हम देखते हैं तो बहुत लंबी है। आपको तो सूचना मिलती होगी ना, जैसे और लोगों से, कि कहाँ जा रही हैं सारी बोरियाँ? हम तो कह रहे हैं कि बोरियां आ ही नहीं रही हैं, तो जा कहाँ रही हैं? समस्या यह है कि आपको 10,000 बोरी की आवश्यकता हो, 1,000 बोरी आप बांटेंगे तो लाइनें लगेंगी, और 1,000 बोरी से आप कह रहे हो कि स्थिति एकदम सामान्य है। तो घर की वो माँ बेटियाँ जिनके पास खेती छोड़ के कोई दूसरा काम नहीं था, तभी वो लाइन में खड़ी थी और पुलिस की लाठियाँ तभी खा रही थी। अगर सब कुछ सामान्य था तो माताओं बहनों को पुलिस की लाठियाँ खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने को हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? कितना कामकाज हुआ? जितने दावे किए गए वो कितने पूरे हुए? भारतीय जनता पार्टी 2027 का रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रस्तुत करती है, सदन में 2047 पे चर्चा कर रही है। जो सदन में बैठे लोग हैं वो 2047 में उसमें से 30-40% तो नहीं है रहेंगे, और सदन में दोबारा चुनाव 27 में जीत के जाने वालों की संख्या हो सकता है कि 60% उसमें जीत के ही दोबारा ना जाएं। तो इस तरीके की लोग लुभावन और काल्पनिक सपनों की तरह बात करने वाले लोगों के विकास की चर्चा करना हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी के लिए भी बेईमानी है, और भारतीय जनता पार्टी तो बेईमानी की बात ही कर रही है। मतलब और 27 एकमात्र ऐसा दल है, जी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है। हर राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं कुछ झूठे और गलत वादे आम लोगों से किए जो वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मात्र एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसने भगवान तक से झूठ बोलने का काम किया। कुछ झूठ जो आप गिनाना चाहें? तमाम चीज़ें हैं जो झूठ, अब कितनी कितनी दिनाएं। स्मार्ट सिटी आपको नहीं दिख रही है, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिख रहा है, भारत का काला धन नहीं दिख रहा है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से यात्रा करता नहीं दिख रहा है। अब प्रदेश का मुखिया एक भाषण में खड़ा होता है और कहता है कि एक अराजकता हुई, मैंने पुलिस से कहा पीटो सालों को। ये प्रदेश के मुखिया की अगर भाषा है तो गुंडों माफियाओं की क्या भाषा होगी? तो सिर्फ चोला बदलना है और भारतीय जनता पार्टी में के गुर्गे बन के आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से अपराध करिए। और तरीका सिर्फ चेंज हुआ है। जो पहले गुंडे लोग क्या करते थे, अपने छोट भैया रखते थे, वो काम आज एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। लेकिन बीजेपी तो कहती है लगातार कि पहले समाजवादी पार्टी गुंडे पाल कर रखती थी, पहले बहुत ज़्यादा आतंक होता था और तमाम सारी चीज़ें। दूसरी तरफ आप देखिए तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें कांवड़िए जो हैं वो उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरकार ये कहती है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पहले जुलूस में खूब उत्पात होता था, हमने सही कर दिया, वो बयान भी आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं, कैसे सामंजस्य? देखिए, जब अपराधी लोग सत्ता में आ जाएंगे तो अपराध कम हो जाएगा। यही लोग विपक्ष में थे जो अपराध की जड़ थे, जो उत्पात मचाते थे, जो पता लगता था कि कोई जुलूस मुसलमानों का निकल रहा है तो ये छत से पत्थर फेंक देते थे। दुर्गा मूर्ति पर पत्थर फेंकने वाले तमाम जगह इनके प्रायोजित लोग होते थे। तो पत्थर फेंक के, कहीं मांस के टुकड़े फेंक के, इस तरीके से एक जनभावना को उकसा के और हिंदू मुसलमान में, जाति धर्म में बांट के और सत्ता तक ये लोग पहुंच गए। क्योंकि अब उपद्रवी लोग सत्ता में हैं तो उपद्रव बाहर कम होगा, ये तय। अच्छा, जैसे ये सारी वीडियो जो आ रही हैं और कई बार देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्या लगता है कमी कहाँ रह रही है आपकी नज़र में? जब नेतृत्व कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं पुलिस भी आपको कमज़ोर दिखेगी और कहीं ना कहीं जो है लोग असुरक्षित होंगे। जिस सुरक्षा की बात माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सब भाषण में करते हैं वो सुरक्षा कहीं दिख नहीं रही है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो प्राइवेट गार्डों की आवश्यकता नहीं होती। लोगों को अगर सुरक्षित सोना है तो सीसीटीवी कैमरों की जिस तरीके से बिक्री बढ़ रही है, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लोग अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, ये सब कुछ ठीक चल रहा होता तो ऐसे नहीं होते। ये सब आंकड़े बताते हैं कि आपकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी है। तमाम लोग ये भी कहते हैं जब इस तरह की वीडियो सामने आई कि प्रदेश में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है,
जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो लोग व्यस्त हैं, जो सुबह से शाम दफ्तर जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं। उसमें तमाम नेताओं के बच्चों का नाम भी गिनाया जाता है कि बताइए किसी एक नेता के बच्चे का नाम जो जाकर के कांवड़ यात्रा उठाता हो। तो जो ये शिक्षा और रोजगार की इतनी भारी और भयंकर कमी है, क्या लगता है कि बेहतरीन उपाय क्या हो सकता है जिससे इसको दूर किया जा सके? क्या ये बच्चों में ही जागरूकता की कमी है, हम जैसे युवाओं में ही जागरूकता की कमी है, या फिर प्रदेश के नेतृत्व में कमी है, या कहाँ कमी आपको नजर आती है? और बेहतर प्लान क्या हो सकता है इसे सही करने का? देखिए, युवा जो होता है वो लोक लुभावन भाषण में फंस जाता है, और इसके सबसे आसान उपाय है कि भारतीय जनता पार्टी को आप विपक्ष में भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि धर्म की राजनीति करती है, और धर्म की राजनीति इतिहास में दो लोगों ने की, हिटलर ने और नेपोलियन ने। दोनों का हश्र क्या हुआ और दोनों देशों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या हुई, ये आप बाखूबी जानते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटिएगा। तो धर्म की राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं अशिक्षित होना पहली प्राथमिकता है, तभी धर्म की राजनीति में आप उलझेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तब हो। आपको 400 रुपये में गैस सिलेंडर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। आपको डीएपी की बोरी 450 रुपये में चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। आपको रोजगार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चाहिए। क्योंकि विपक्ष में जो जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार में आने के बाद उन मुद्दों पर बात भी करना नाकाफी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये सोचना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होगी तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। अच्छा, जैसे जब हम विपक्ष से कभी पूछते हैं कि इन सबका प्लान क्या हो सकता है, हम ये नहीं पूछते कि कैसे क्या चीज़ें हैं, किसको पक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में बेहतर प्लान, तो ज़्यादातर लोग ही बताते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और सारी समस्याओं का समाधान पाओ। अगर सत्ता पक्ष से पूछते हैं तो ज़्यादातर जो केंद्रीय नेता हैं वो तो यही कहते हैं इन सब के लिए नेहरू जिम्मेदार है। इसे कैसे देखते हैं? कितनी ये हास्यास्पद बात है। देखिए, किसी भी परिस्थितियों में अपने बुजुर्ग पे सवाल उठाना निश्चित तौर पर ये आपकी नैतिकता के खिलाफ है। अपने बुजुर्गों को गाली देने वाले लोग कहीं से भी संभ्रांत या आगे की सोच रखने वाले नहीं हो सकते हैं। अच्छा, संसद में अक्सर ये देखने को मिलता है, कभी राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, जो कार्रवाई होती है उसे ठीक से चलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है। ये सब कैसे देखते हैं? ये अघोषित आपातकाल है भारतीय जनता पार्टी का। 2024 में देश की जनता ने समझा कि इन्होंने कहा कि 400 सीटें दीजिए, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने के बाद ये देश में तानाशाह शासन की व्यवस्था बनाने की तैयारी में थे। कहीं ना कहीं देश की जनता को लगा कि ये अगर आ गए तो हमारे तमाम अधिकार छिन जाएंगे, वोटों के अधिकार छिन जाएंगे। देश की जनता ने इनको आईना दिखाया, थोड़ी सी कहीं चूक रह गई तो दो दल के सहारे ये केंद्र में, दोनों बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार आ गई है। तो ये किसी विजन पे काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बच्चों से मिलने का वीडियो आप देखिए, बच्चों पे अजीब सवाल कर रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है। एक तरफ अब्दुल जी कलाम का वीडियो लगा रहे हैं बाकी लोग, और एक तरफ मोदी जी का। एक सिक्का उठा के प्रधानमंत्री जी बच्चे के यहाँ चिपकाते हैं, पीछे से हाथ मारते हैं। अरे अजीब तरीके हैं। और फिलहाल वही है कि चाय बेचने वाले को चाय का खाली गिलास हिसाब करना चाहिए था, उसको सत्ता आप दे दोगे तो अव्यवस्थित हो जाएगा। अयोध्या के राजा से एक आया, उससे पूछा अयोध्या के राजा ने कि आपको अगर अयोध्या का सिंहासन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा खूब गुड़ खाई, दरी बिछाई। तो उसकी लालसा इतना थी कि हम गुड़ खूब खा लें, दरी बिछा लें। तो प्रधानमंत्री जी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी विदेश यात्राएं की, लगातार विदेश यात्राओं पे थे। परिणाम यह है कि बांग्लादेश तक हमारा दुश्मन है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि एक चरवाहे से जिनने पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए, उसने कहा एक बढ़िया सुंदर सी लाठी दे दो हमको बस। तो ऐसे लोगों को, जो आदमी अपने भाषणों में कह रहा है कि मैं 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, 40 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, अपने ही भाषण में कह रहा है कि मैं अमेरिका के 35 से 40 दौरे कर चुका था जब मैं नेता भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था। तो ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इनके झांसे में आ गए। और पहले आप गाँव में देखते थे कि वो जो मदारी आता था तो तेलिया मसान की एक खोपड़ी लेके बैठता था, और लोग समझते थे कि झूठ है लेकिन उस पर भी ताली बजा रहे थे। तो भारत की भोली भाली जनता ने उस झूठ को समझते हुए भी ताली बजा दी, लेकिन अब वो समझ चुकी है ताली बहुत देर नहीं बजेगी। अच्छा, मोदी जी के साइंस को कैसे देखते हैं? कभी बताते हैं कि हाँ, बादलों के बीच में रडार, और फिर कभी कहते हैं गटर से वो चाय बनाने वाली बात। मैंने ये कहा कि जो चाय बेचने वाले थे उनको चाय बेचने का खाली गिलास ही देने वाला था। सत्ता किसी वजह से, हम भावनात्मक लोग हैं देश के, सत्ता इनको सौंप दी, और ये ताली बजाने वाले लोग, थाली बजाने वाले लोग, इनके सवालों का जवाब देना बड़ी, आपका भी समझ आया होगा और हमारा भी समझ आया। एक चीज़ और है, ये भी मोदी जी से ही है। ये कहा जाता था अभी 2-4 साल पहले तक, अभी 1-2 साल पहले तक, कि बहुत डंका है विदेशों में मोदी जी के नाम का, भारत का हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में हम ये देख रहे हैं, हम क्या बाकी सब लोग भी, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, कि चीन को भी लाल आँख नहीं दिखा पा रहे हैं, पाकिस्तान को भी नहीं डरा पा रहे हैं। ट्रंप के कहने पर इन्होंने देखा ही आपने किस तरीके से सीज फायर हो गया। अब इसमें ये भी सामने आ रहा है कि भैया इनकी जो 56 इंच की छाती थी वो भी सिकुड़ती जा रही है, और दूसरी तरफ ये सदन में भी नहीं बोल पा रहे हैं, किसी का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बैक टू बैक, इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, ये भाषण देने वाले लोग, हम्म। इन्होंने कभी अपने समय में कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करिए, हम 100 करोड़ लोगों के देश हैं, हम जो है अमेरिका को आंख दिखाने वाले लोग हैं। वो आंख दिखाने वाले लोग आज कहाँ चले गए? हाँ, इनकी भाई हेलो मोदी और हेलो ट्रम्प कार्यक्रम हुआ था और अब आज 50% तक टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। व्यापार नहीं करने दे रहा है भारतीयों को। आप हर मुद्दे पे तो फेल हैं। कोरोना के टाइम में आप पैरासीटामॉल नहीं दे पाए, किसानों को आप यूरिया नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को स्वस्थ भोजन नहीं दे पा रहे हैं। आप दे पा रहे हैं तो कंपोजिट मसाला, कि अगर व्यक्ति छोटे से ही वो बियर की दुकान पे पहुंच जाए तो वहाँ से वो अंग्रेजी भी देख ले और बियर देसी भी देख ले। तो कंपोजिट मसाला देने वाले लोग, धर्म की राजनीति करने वाले लोग, ये सबसे रिश्ते खराब कर देंगे। और आम जनमानस से ये कहना है कि आंख मूंद लेने से कोई खतरा ना जाएगा और फिर वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। अगर आप लोग अभी जागरूक नहीं हुए, भारत के लोग अगर अभी जागरूक नहीं हुए, तो इनका तो समय निकल जाएगा। लेकिन जिस भारत को ये छोड़ के जाएंगे, अगर इनके हाथ में बार बार सत्ता आती रही, तो ये जिस भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बड़े अंधकार में है, तो आम लोगों से निवेदन है कि इनकी आवश्यकताओं को समझें और अब इनको विदाई देने का समय है, उनको विदा दें। राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देखते हैं? अभी एक यात्रा के बाद में दूसरी के बाद में तीसरी बिहार में चल रही है। अभी नेताजी भी पहुंचने वाले हैं और तमाम सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। 1 तारीख को विशाल महारैली होने वाली है। परिवर्तन जो है वो जन जागरण से ही होता है। राहुल जी ने यह सिद्ध किया। राहुल जी जब हजारों किलोमीटर की पदयात्रा चल रहे थे तो विपक्ष के पास सवाल नहीं था, तो कह रहा था कि टी शर्ट इतने की है। जी। जिस व्यक्ति कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग के खा रहा था, उसका सूट लाखों का है। और जिस व्यक्ति का बाबा बैरिस्टर रहा हो, मोती महल जिसका रहा हो, जो पुश्तैनी अमीर रहा हो, उसकी अगर टी शर्ट की कीमत आप उस यात्रा से पूछेंगे तो क्या मतलब है? देश को जोड़ने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और जिस तरीके से वोटों की लूट मचाई जा रही थी, जिस तरीके से लोगों के वोटों को छीना गया था, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बन के राहुल जी अपने पूरे यूपीए साथियों को लेकर, इंडिया गठबंधन के साथियों को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जब ये सारी चीज़ जिनका आपने जिक्र किया, तो कह रहे थे कि देखो पूरी यात्रा में कुछ और नहीं निकाल पाए, तो अब यही निकाल रहे हैं, टी शर्ट का रेट, जूते का रेट क्या कितना महंगा है। वही कह रहे हैं, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनको अपना तो कुछ करना नहीं है और दूसरों में कमियां ही ढूंढनी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो चाहने वाले हैं, क्या वो कभी भविष्य में महिला मुख्यमंत्री का विकल्प देख सकते हैं? देखिए, राजनीति में कुछ तय नहीं होता है, जो हो जाता है वही तय होता है। तो राजनीति में क्या परिस्थितियां बनेंगी और किस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद हर व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। हर व्यक्ति के पास वो क्षमता होगी जो भारत के संविधान में उसको ताकत दी गई है, उस ताकत का वो उपयोग करेगा, अपने कर्तव्यों का भी पालन करे और अपने अधिकारों का उपयोग करेगा। अगर आप राजनीति में ना होते तो किस और क्षेत्र में जाना पसंद करते? राजनीति में नहीं होता तो मैं शिक्षा में होता और किसी शिक्षक की भूमिका में मैं अपना जीवन यापन कर रहा होता। अच्छा, वो कौन सा फल था जिसने आपको एकदम से यूटर्न कर दिया, आपके जीवन में या बदल दिया हो, सबसे ज़्यादा डराने वाला रहा हो या यादगार रहा हो? देखिए, हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो एग्रीकल्चर से हुई जी। और एग्रीकल्चर से पढ़ने की वजह से और गांव में रहने की वजह से मैं किसानी से जुड़ा रहा। और बहुजन समाज पार्टी की जब प्रदेश में सरकार थी, उस समय खेतों में जिस तरीके से यूरिया और डीएपी की क्राइसिस थी, लोगों पर लाठियाँ चल रही थी, उस जनभावना के खिलाफ मुझे भारतीय जनता पार्टी में मैंने शुरुआती राजनीति की। तो राजनीति में मुझे आना पड़ा और मैंने ये सोचा कि ज़रूर ये सत्ता में बैठे लोग हमारी जेब का खर्चा तय करते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि राजनीति में आना चाहिए। सर, अब है फटाफट राउंड की बारी, जिसका जवाब आपको बहुत कम शब्दों में देना है। अगर राजनीति में इंटरनेट जैसा ब्लॉक करने का ऑप्शन होता तो आप किस नेता या पार्टी को ब्लॉक करना पसंद करते? भारतीय जनता पार्टी को। आपके हिसाब से गोंडा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, गड्ढे, बिजली या नेता? गोंडा की सबसे बड़ी समस्या है सत्तासीन नेता। आपके लिए रोटी गोल बनाना ज़्यादा आसान है या राजनीति में बातें गोल करना? राजनीति में बातें गोल करना आसान मेरे लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए बहुत आसान सवाल है। अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा बटन दबाएंगे? पेट्रोल डीजल सस्ता, नौकरी पक्का या विपक्ष आज़ाद? देखिए, हम शिक्षा का बटन दबाएंगे, जो आपके सवाल में नहीं है, क्योंकि शिक्षित हो जाएगा तो सब व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी। गोंडा की सड़कों पर गाड़ी चलाना ज़्यादा आसान है या संसद की राजनीति चलाना? गोंडा में संसद की राजनीति करना आसान है, लेकिन सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं है, क्योंकि गोंडा के लोग भोले लोग। आपके हिसाब से नेता लोग ज़्यादा वादे करते हैं या फिल्म वाले जो ट्रेलर में दिखाते हैं वो? गोंडा में नेता ज़्यादा वादे करते हैं फिल्म के नेताओं से ज़्यादा, फिल्म के अभिनेताओं से ज़्यादा। राजनीति में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, सच्चाई की, विश्वास की या नियत की? राजनीति में कहीं ना कहीं शिक्षित लोगों की कमी है। अगर शिक्षित लोग राजनीति में आ जाएं तो तमाम सुधार अपने आप हो जाएंगे। गोंडा में अगर जनता वोट की जगह स्टार रेटिंग देने लगे तो आपको कितने स्टार मिलेंगे? आपको आशय आपका किससे है, समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से? दोनों को बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को स्टार तो नहीं देंगे, लेकिन 0 जरूर दे देगी। हाँ। और अगर हमारे काम को एक बार भी याद कर लेगी तो हमें 5 के 5 स्टार मिल जाएंगे।
नेताओं की भाषा में जल्द ही का मतलब कितना टाइम होता है? 1 महीना, 1 साल या अगला चुनाव? नेताओं की भाषा में जल्द ही का मतलब है कि काम नहीं होना। अगर राजनीति में सीटी बजाने का नियम होता तो आपके हिसाब से किसे सबसे ज़्यादा फाउल मिलता? अब ये सवाल आप हमसे पूछेंगे तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो वादे किरादे, जिस तरीके से कार्यशैली है, ये सब फाउल वाले ही है। आपके हिसाब से देश का असली विपक्ष कौन है? महंगाई, बेरोजगारी या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। अगर गोंडा पर वेब सीरीज बने तो उसका नाम क्या होगा? गोंडा डायरीज, विकास पेंडिंग या गोंडा लूट? गोंडा लूट ज़्यादा सुटेबल रहेगा। गोंडा में नेता ज़्यादा निकलते हैं या जगह जगह गड्ढे? दोनों की समानता मान लीजिए। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह, दोनों में से किसे चुनेंगे? दोनों हमारे नेता रहे हैं फिर भी दोनों में से एक। दोनों की अपनी अपनी कार्यशैली रही है। और अखिलेश जी वर्तमान में नेता हैं और नेताजी गोकुलवासी हैं। नरेंद्र मोदी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, किसे चुनेंगे? नरेंद्र जी से तो ठीक थे अटल जी। आजम खान या एपीजे अब्दुल कलाम साहब? दोनों के अलग अलग कार्यक्षेत्र थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक थे और आजम जी नेता हैं, तो दोनों की समानता करना थोड़ा अजीब है और इसमें चुनना भी बड़ा कठिन परिस्थिति है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? राहुल हमारे नेता हैं। अवध ओझा या ब्रिजभूषण शरण सिंह? अवध ओझा जी शिक्षक हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी नेता हैं, तो ऐसे लोगों को समानता में बैठाना थोड़ा सा भी असमंजस की स्थिति। नहीं, जैसे दोनों तो राजनीति में है। दोनों में राजनीति नहीं, दोनों एक शिक्षक राजनीति है, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। हाँ। तो दोनों लोगों में सामंजस्य बिठाना। गोंडा की धरती से दोनों लोग आते हैं। मैं इस पर जानना चाहता हूँ कि आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, किस तरफ मतलब आप देखते हैं तो हाँ ये बढ़िया है। अवध ओझा जी तमाम आईएएस दिए हैं देश को, तो अवध ओझा जी हमारे हिसाब से बेटर था। हाँ। और अगर ब्रिजभूषण की बात की जाए तो कुछ लगता है आपको कि हाँ इनमें कमियाँ? अब सांसद जी पूर्व सांसद हैं तो बहुत ज़्यादा कहना कुछ नहीं है। तमाम कमियां रहीं जो गोंडा पिछड़ गया। हाँ। कहीं ना कहीं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में, उनकी कार्य योजना में कमी रही। 91 से लेके 5 साल बलरामपुर का निकाल दीजिए और 11 महीना कीर्तिवर्धन जी का निकाल दीजिए, तो बाकी 91 से लेके अभी तक वर्तमान में संसदीय क्षेत्र उन्हीं के पास था और या उनकी पत्नी जी के पास था या उनके बच्चे जी के पास है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय योजनाओं की कमी है। 3 विधानसभाएं गोंडा की, कटरा, कर्नलगंज और तरफगंज में कोई केंद्रीय योजना के आज तक एक उद्योग नहीं है, कोई बड़ी सड़क नहीं है, कोई महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और चिकित्सा विद्यालय नहीं है। किसी भी मुद्दे पर तीनों विधानसभाओं में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। आपके एक चहेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मैंने देखा है, चूँकि मैं उनको जानता हूँ और आप भी उनको जानते हैं, तो जो ऐसे तमाम हुनरमंद लड़के हैं जो हमारे भाई हैं वो सब यहाँ से छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रजनीश तिवारी जी की, कोचिंग संस्थान चलाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर वो लोग यहाँ होते, गोंडा में होते, तो गोंडा की जनता के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा कर पाते? वहाँ क्यों जा रहे हैं? गोंडा का माहौल इस तरीके से बना दिया गया है कि रजनीश जी जैसे अच्छे से अच्छा गोंडा से निकल के जा रहे हैं। अगर वो गोंडा में होते तो तमाम लोगों को शिक्षित करते, तमाम लोगों को रोजगार उपलब्ध होता। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, लेकिन इस तरीके से उनकी शिक्षा शैली है कि लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन गोंडा का माहौल कहीं ना कहीं वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स ने मिलकर इस तरीके का बना दिया है कि जो हमारी उपलब्धियां हैं ये कहीं ना कहीं बाहर चली जा रही हैं। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे गोंडा की जनता को? भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए, तभी आपका कल्याण है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में प्रदेश की और देश की बैठी रहेगी, तब तक आपकी जेबों पर डाका पड़ता रहेगा। अच्छा, वैसे ये मुझे बड़ा रोचक लगता है, उनसे जब भी सवाल पूछो तो हमेशा नेहरू जी के जिम्मेदार ठहरा देते हैं। देखिए, अंतिम संस्कार जिसमें विरोधी भी जाता है तो बड़ी श्रद्धा से जाता है कि चलो ठीक है, हमारा इनका विरोध था लेकिन आज नमस्कार। अंतिम संस्कार की जो किट बनती है, कपड़े पर 5% टैक्स है, लेकिन अंतिम संस्कार की जो किट बनती है उस पर 28% टैक्स है और 28% टैक्स सिर्फ लग्जरी सामानों पे लगता है। तो अंतिम संस्कार की किट को लग्जरी सामानों की लिस्ट में रखने वाली पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी है। तो जो कफन के कपड़ों पे भी टैक्स वसूलने का काम कर रही है, ये देश के लिए और भारत के लिए किस तरीके से उपयोगी है। और हजारों करोड़ का बजट का जवाब ना देके कभी मंदिर पे बात, कभी पाकिस्तान पे बात, कभी मुसलमान पे बात, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको हटाइए और मूल मुद्दों पे बात करने वाले लोग सत्ता में आए और उनसे मूल मुद्दों पे सवाल करिए। चलते चलते हम चाहते हैं कि आपका कोई शायराना अंदाज, कोई कविता या कुछ भी जो आप गुनगुनाना चाहें। शायराना अंदाज ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने सदन में पढ़ा था कि सच और झूठ की हम दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, जो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो आम लोगों की जीविका पर डाका डाल रही है, ये इनके हाकिमों की मजबूरी है और इस सच कहना नहीं चाह रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग मैदान में हैं। और जब नाव जल में छोड़ दी और मझधार में ही मोड़ दी और दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, हम लोग संघर्ष करेंगे और भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।